नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इस उत्पत्ति के बारे में कितने सिद्धांत हमारी किताबों में है और कहाँ से क्वेश्चन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि पृथ्वी एक सौरमंडल का ही हिस्सा है। सौरमंडल का हिस्सा है पृथ्वी। तो यदि हमें पता चल जाए कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई तो हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, शुरुआत में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, उन वैज्ञानिक का नाम था कास्ते द बफन। कास्ते द बफन ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत दिया जो 1749 ईस्वी में दिया था। ये जो वैज्ञानिक थे फ्रांस के थे, इसलिए कहा भी जाता है फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने 1749 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले सिद्धांत दिया। अब देखो, ये जब इन्होंने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के एकदम बाद लगातार वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए और उन सिद्धांतों को दो भागों में हम तोड़ सकते हैं। देखो, दो भाग कौन कौन से हैं। यदि हम सिद्धांत को, पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांतों को दो भागों में तोड़ेंगे तो वे कौन कौन से हैं। एक तो है अद्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत। और दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत। अब देखो, यदि हम बात करेंगे कि अद्वैतवादी सिद्धांत होता क्या है, इसको एक तारा सिद्धांत भी कहा जाता है। एक तारा सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं पेरेंटल हाइपोथेसिस। पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है। एक तारा सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत होता क्या है, इसमें जिस सिद्धांत में ये बताया गया है कि ग्रह या पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ही पदार्थ से हुई हो, एक ही पदार्थ से हुई हो, उस सिद्धांत को अद्वैतवादी सिद्धांत कहा गया। एक ही पदार्थ का मतलब एक ही तारे से हुई हो। कहने का आशय यह है कि एक ही तारे से उस पृथ्वी की या ग्रह की उत्पत्ति हुई है, तो उन सिद्धांतों को अद्वैतवादी सिद्धांत कहा गया। हाँ, यह है द्वैतवादी सिद्धांत, दो तारा सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा गया है। इसमें बिल्कुल इसका उलट है। इसमें यदि किसी सिद्धांत में ये बताया गया है कि ग्रह या पृथ्वी की उत्पत्ति दो पदार्थों से मिलकर बनी है, हुई है, दो पदार्थ मतलब दो तारों से हुई है, तो उसे क्या कहा गया है, द्वैतवादी सिद्धांत। तो हम सबसे पहले इस अद्वैत सिद्धांत को पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कितने वैज्ञानिक आते हैं। फिर द्वैतवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कितने वैज्ञानिक आते हैं, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत में। देखो, 1749 ईस्वी में सबसे पहले कास्ते द बफन ने जो सिद्धांत दिया था वो अद्वैतवादी सिद्धांत ही था। 1749 ईस्वी में फ्रांस का एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कास्ते द बफन, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। वो अद्वैतवादी सिद्धांत के ही थे। इसके बाद जो आए उनका नाम था 1755 ईस्वी में आए। 1755 ईस्वी में आए और ये जर्मनी के थे और इनका नाम था कांट। इन्होंने अद्वैतवादी सिद्धांत दिया। अब ये कांट का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, उसका मूल्यांकन भी करेंगे और देखेंगे कि कांट ने सबसे पहले क्या कहा। देखो, कांट ने कहा है, कांट का सिद्धांत देखें। कांट का
सिद्धांत कब आया था? 1755 ईस्वी में आए थे। और कहाँ के थे? ये थे जर्मनी के। इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ना कोई वो था, तो ब्रह्मांड में सबसे पहले एक छोटा सा कण था। मान लिया एक छोटा सा कण था। अब इनसे पूछा गया ये कण कौन, इसका नाम क्या रखा इन्होंने कहा कि ये छोटा सा कण था और ये दैव निर्मित आद्य पदार्थ था। दैव निर्मित आद्य पदार्थ था ब्रह्मांड में, मतलब देवों के द्वारा बनाया गया पदार्थ ये। अब इन्होंने आगे कहा कि ये शुरुआत में पहले चरण में जो इनका मुख्य बिंदु है कि जो पदार्थ था ये कठोर था, ठंडा था, शीतल था और गति नहीं थी, इसमें गतिहीन था। इन्होंने कहा कि कठोर था, शीतल था, गतिहीन था। उसके बाद क्या हुआ? इस दैव निर्मित आद्य पदार्थ में अंदर, मान लिया देखो ये दैव निर्मित आद्य पदार्थ है, इसके अंदर छोटे छोटे कण थे। अब छोटे छोटे कण होने के कारण वे कण धीरे धीरे गति करने लगे। क्या करने लगे? धीरे धीरे गति करने लगे और गति करने के बाद में आपस में टकराने लगे। अब देखो ये आपस में टकराएंगे, ये इधर टकराएगा, ये इधर टकराएगा, ये इधर टकराएगा, ये इधर टकराएगा, आपस में टकराने लगे। और आपस में टकराने के कारण क्या हुआ? अब इसमें ताप बढ़ा। देखो अब इनमें क्या हुआ? ताप बढ़ा, गति बढ़ी, ताप बढ़ने लगा, गति बढ़ने लगी, आपस में टकराने लगे, ताप बढ़ने लगा, गति बढ़ने लगी। और गति और ताप बढ़ने के बाद अब ये बहुत बड़ा, मतलब इसका आकार भी बढ़ने लगा, धीरे धीरे आकार बढ़ने लगा। और इसका नाम इन्होंने बताया है निहारिका। इनका नाम इन्होंने क्या बताया है? निहारिका। इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी निहारिका बन गई जिसमें बहुत सारे कण आपस में टकरा रहे हैं और टकरा कर ताप बढ़ रहा है और निहारिका का भी ताप बढ़ने लगा। और निहारिका का ताप बढ़ने लगा और इनमें गति होने लगी, तो निहारिका घूमने लगी। अब निहारिका घूमने लगी, गति करने लगी, ऐसे घूमेगी, स्पीड से घूमने लगी। जब ये निहारिका घूमने लगी, निहारिका में अब केंद्रीय बल लगने लगा, मतलब केंद्र से बाहर की ओर बल लगने लगा। और जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगने लगा, इसका आकार भी बढ़ने लगा। देखो इसने साथ साथ ये कहा कि निहारिका का आकार भी बढ़ने लगा और ये ताप भी बढ़ने लगा और इसकी गति भी बढ़ने लगी। ध्यान रखना, इसकी गति भी बढ़ी, आकार भी बढ़ा और ये ताप भी बढ़ा। अब देखो इसमें बाहर की ओर कौन सा बल लगा? अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल बाहर की ओर लगा। अब केंद्रीय बल बाहर की ओर लगने के कारण अब इस निहारिका में क्या परिवर्तन आया? इन्होंने बताया कि निहारिका में आगे इस निहारिका से 9 छल्ले बाहर निकल गए। जब ये पूरी तेजी से घूम रही थी, बहुत तेजी से घूम रही थी, तो इस निहारिका से कितने छल्ले बाहर निकले? 1 छल्ला, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही लगातार इसमें से 9 छल्ले बाहर निकले। अब 9 छल्ले बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद क्या हुआ? बाहर निकलने के बाद क्या हुआ इसमें कि ये ठंडे होने लगे। और जब ठंडे होने के बाद इन छल्लों में, मतलब ठंडे होने के बाद ये छल्ले ही क्या कहलाए? ग्रह कहलाए। और इसमें भी एक ग्रह कौन सा होगा? पृथ्वी होगा। तो कांट ने बताया कि सबसे पहले दैव निर्मित आद्य पदार्थ था, उसमें छोटे छोटे कण थे, कण गति करने लगे, गति करने के बाद ताप बढ़ा और उसका आकार बढ़ने लगा। आकार बढ़ने के कारण निहारिका बनी तो निहारिका में भी घूमने लगी और घूमने के कारण अब केंद्रीय बल लगा। अब केंद्रीय बल
करने के कारण इससे छल्ले निकले और छल्ले कितने निकले? 9। और उन 9 छल्लों आराम आराम से धीरे धीरे ठंडे होते गए और ठंडे होने के बाद क्या हुआ? 9 ग्रह बने। ये बताया है कांट के सिद्धांत ने, कांट ने खुद बताया है। अब ये शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ, उसके बाद ये तर्कहीन कहलाया। पहला यदि इसका मूल्यांकन देखते हैं, इनसे मूल्यांकन देखते हैं, मूल्यांकन में सबसे पहले आया कि ये बताओ आप पहले कि जब कण आपस में टकराते हैं तो गति बढ़ती है या घटती है? इस सिद्धांत के अनुसार तो ये कह रहे हैं कि आपस में टकराने से गति बढ़ती है, परंतु ये नहीं होता। यदि कण टकराते हैं, कण टकराने से गति घटती है ना कि बढ़ती है। तो ये यहाँ बिल्कुल समाप्त हो गया इनका ये सिद्धांत, अलग ही कुछ दूसरी ही चीज़ बता रहा है। कण टकराने से गति घटती है, सिद्धांत में कहा गया है बढ़ती है, चलो ये भी मान लेते हैं। दूसरी बात कहा कि जैसे जैसे निहारिका का आकार बढ़ा वैसे वैसे उसकी गति बढ़ी, तो ऐसा तो होता ही नहीं। आकार बढ़ने के कारण किसी भी चीज़ का यदि आप आकार बढ़ाओगे और उसको घुमाओगे, उसकी गति बढ़ने की नहीं, उसकी गति घटेगी। आकार बढ़ने से गति घटती है ना कि बढ़ती है। तो ये हुआ। और तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि यदि आप चलो मानते हैं निहारिका में जब कण आपस में टकराए तो ताप बढ़ेगा या ताप घटेगा? तो आपस में टकराने से कभी भी ताप ऊष्मा की उत्पन्न नहीं होता। तो मतलब जो कण थे, कणों के टकराने से ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसके मूल्यांकन में ये कहा गया और उसके बाद कांट के सिद्धांत को प्रसिद्धि नहीं मिली और इसको मना कर दिया गया मानने से। अब इनके बाद जो वैज्ञानिक आए उनका था नाम लाप्लांस। अब देखो लाप्लांस ने क्या किया। लाप्लांस ने यहीं का यहीं यदि हम बात करें लाप्लांस का सिद्धांत, लाप्लांस के सिद्धांत में ये देखो, ये लाप्लांस का सिद्धांत फ्रांस के थे। 1796 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। लाप्लांस ने सबसे पहले ये कहा कि जो कांट ने गलतियां की है, जो ये 3 गलतियां हैं, मुख्य रूप से 3 गलतियां हैं कांट की, जो ये 3 गलतियां हैं, इन गलतियों को लाप्लांस ने आते ही सुधारा। उन्होंने कहा कि जो ये है, ये गलती थी, तीनों गलती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा था ही नहीं। उन्होंने मान लिया जो लाप्लांस के मुख्य बिंदु हैं सिद्धांत के। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि जो निहारिका थी वो पहले से ही गर्म थी, उसमें पहले से ही ऊष्मा थी, गर्म थी। पहली बात उन्होंने मान लिया। दूसरी बात उन्होंने माना कि वो घूम रही थी, वो पहले से ही गतिमान थी, ना कि उसमें गति हुई, वो पहले से ही गतिमान थी। दूसरी बात तो कांट के जो 2 कि भाई ये वाली और ये वाली, ये दोनों तो उसने पहले ही मान लिया। अब यदि बात करें आकार बढ़ने से गति घटती है बिल्कुल, और उसमें बढ़ने को कहा था। तो इसका उसने ये कहा कि जब निहारिका, देखो अब यहाँ से जब तीनों उसने गलतियाँ सुधारी, यहाँ से एक चीज़ आई कि जब निहारिका, उसने सीधा मान लिया रक्त तप्त निहारिका, ब्रह्मांड में रक्त तप्त निहारिका थी, गतिशील थी। रक्त तप्त निहारिका और गतिशील निहारिका थी। अब
इसमें ये हुआ कि ये जो निहारिका थी इसमें बहुत सारे कण थे, वे भी घूम रहे थे, गतिशील थे, और गतिशील होने के कारण क्या हुआ, निहारिका धीरे धीरे ठंडी होती गई। अब निहारिका धीरे धीरे ठंडी होगी। निहारिका का सबसे पहले ऊपर का हिस्सा ठंडा हुआ। लाप्लास ने कहा कि निहारिका का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, बाहर का जो हिस्सा है वो ठंडा हुआ, और जब बाहर का हिस्सा ठंडा होगा अंदर का हिस्सा गर्म रहेगा, अंदर का हिस्सा गर्म रहा और बाहर का हिस्सा ठंडा हो गया। तो क्या हुआ, ये जो निहारिका है ये सिकुड़ती चली गई। अब ये जो बड़ी थी ये छोटी हो गई, निहारिका सिकुड़ गई, और सिकुड़ने के कारण, इस सिकुड़ने के कारण निहारिका की गति बढ़ गई। देखो जो तीसरा उसने कहा था ना, आकार बढ़ने पर गति कम हो जाती है, तो इसने बता दिया कि कैसे आकार कम होने पर उसकी गति स्पीड से बढ़ी। निहारिका की मतलब आकार कम हुआ, आकार कम होने के कारण सिकुड़ गई और इसकी गति क्या हो गई, बढ़ गई। तो कांट के जो 3 खामियां थी, कमियां थी, लाप्लास ने उसे सुधारा। अब आगे लाप्लास ने कहा कि अब सिकुड़ने के कारण गति बढ़ी, गति बढ़ने के कारण अब वो स्पीड से घूमेगी। अब स्पीड से घूमने लगी, अब देखो ये स्पीड से घूमने लगी तो इसमें बाहर की ओर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसको क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल लगा। अब केंद्रीय बल लगा। अब केंद्रीय बल लगने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर से एक छल्ला बाहर आ गया। अब इसके अंदर से एक छल्ला बाहर आ गया। ये थी निहारिका, और निहारिका के अंदर से क्या हुआ, एक छल्ला बाहर आ गया। अब ये छल्ले में से, अब उसने देखो ये थोड़ा अलग कहा, उसने ये नहीं कहा कि ये 9 छल्ले आए, उसने ये कहा कि इस छल्ले में से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इस छल्ले में से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, ना कि उस निहारिका में से 9 छल्ले निकले। तो लाप्लास ने थोड़ा अलग कहा, अलग सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत में फिर दोबारा मूल्यांकन हुआ। पूछा गया कि बताओ भाई, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन इन वैज्ञानिक जी से पूछा गया कि ये बताओ आप कि आपने मान कैसे लिया कि वो जो निहारिका थी वो गर्म थी, गतिशील थी। आप ऐसे कुछ भी नहीं मान सकते, इसके आप प्रमाण दो। तो पहले तो यहाँ ये खरा नहीं उतर पाया। दूसरी बात एक और पूछी कि अच्छा ये बताओ कि जो आपने वो छल्ला निकाला था उस छल्ले में से 9 छल्ले ही, मतलब 9 छल्ले मतलब 9 ग्रह ही क्यों निकले। ये दूसरा क्वेश्चन था कि 9 ही ग्रह क्यों निकले, 10 क्यों नहीं निकले, 11 क्यों नहीं निकले, 2 क्यों नहीं निकले, 1 क्यों नहीं निकला। तो वो जो छल्ला निकला था उससे 9 छल्ले ही क्यों निकले। तो यहाँ भी ये वैज्ञानिक जी जवाब नहीं दे पाए। अब दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि 2 तारों या 2 पदार्थों से जिन ग्रहों का निर्माण हुआ है उसे द्वैतवादी सिद्धांत कहा गया है। और द्वैतवादी सिद्धांत में सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं, द्वैतवादी सिद्धांत में जो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है चेम्बरलिन। देखो चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। देखो चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना क्या है, उस चीज़ को समझेंगे, हम पढ़ेंगे। एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था चेम्बरलिन। सन 1905 में 1905 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। और ध्यान रखना, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में तो दिया ही दिया, इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ महासागर कैसे बने, महाद्वीप कैसे बने, ये सभी के बारे में इन्होंने इसी चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना में अपने सिद्धांत में सब कुछ बताया है।
अब बात करते हैं चेम्बरलिन ने सबसे पहले क्या कहा। इन्होंने कहा कि सूर्य था, सूर्य एक तारा था, तारा, और सूर्य के पास जो सूर्य के चक्कर काट रहा था, परिक्रमा कर रहा था, उसका एक साथी तारा था। ये एक साथी तारा है सूर्य का। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगा और ये इस प्रकार चक्कर काट रहा था कि एक बार सूर्य के बिल्कुल नज़दीक से होकर जाता है, एक बार सूर्य के बिल्कुल नज़दीक से होकर जाता है और बहुत दूरी से चक्कर काटता है साथी तारा। अब हुआ क्या कि जब सूर्य के चारों ओर उसका साथी तारा उससे बड़े आकार का उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था, तो जब वो उसके बिल्कुल पास आया, जब उसके बिल्कुल वो पास आया तो आकर्षण के कारण, जब वो तारा यहाँ आएगा, बिल्कुल उसके पास आएगा, मान लिया यहाँ आएगा, तो आकर्षण के कारण इस सूर्य से कुछ कण निकल कर बाहर आ गए। कुछ कण कहाँ निकल के बाहर आ गए बिल्कुल, और जब वे बाहर आएंगे तो ब्रह्मांड में बहुत सारे लाखों करोड़ों कण घूमने लगे। अब ये कण बाहर आ गए और बाहर आने के बाद लाखों करोड़ों कण घूमने लगे। अब ये लाखों करोड़ों कण बहुत सारे अभी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और इन कणों के समूह को क्या कहा गया है? इन कणों के समूह को कहा गया है ग्रहाणु। ग्रहाणु। और ऐसे ही बार बार साथी तारा सूर्य के चक्कर काटता और कणों को बाहर निकालता। कुछ कण सूर्य के अंदर से निकलते हैं आकर्षण के कारण, और कुछ कण साथी तारे के अंदर से निकलते हैं, और ग्रहाणु का निर्माण होता है। और ग्रहाणु का निर्माण होने के बाद जब वे कण घूमते, गतिशील थे, गतिशील होने के कारण उनमें ताप भी था, और ताप होने के कारण वे जब घूमने लगे, घूमने के कारण वे इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के कारण वे एक पिंड बन गए, बड़ा पिंड बन गई। और बड़ा पिंड जब बने, धीरे धीरे ठंडा हुआ, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण वही पिंड क्या कहलाया? ग्रह कहलाया। ऐसे बताया है चेम्बरलिन ने कि ग्रहाणु परिकल्पना जो है कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर महासागर कैसे आए, पृथ्वी पर महाद्वीप कैसे आए, और पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे आया। उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में पृथ्वी गर्म थी, बिल्कुल गर्म थी, गर्म धीरे धीरे ठंडी हुई, उसमें कुछ गैसें उत्पन्न हुई, और वो गैस का एक पूरा बंडल पृथ्वी के ऊपर जमा हो गया, पृथ्वी के बाहर जमा हो गया, और वहाँ से क्या बना? वायुमंडल बनी। और वायुमंडल जब बन गया तो वो थोड़ा सा उसमें रासायनिक प्रक्रिया हुई। अब यहाँ वायुमंडल बन गया, उसमें रासायनिक प्रक्रिया हुई, और धीरे धीरे वर्षा होनी शुरू हो गई। और जब लगातार लाखों करोड़ों वर्षों तक वर्षा हुई तो क्या बने? महासागर बने। और ऐसे ही इन्होंने बताया कि महाद्वीप वह स्थान जहाँ जल नहीं होगा, बड़े बड़े टूटे फूटे स्थान, वो महाद्वीप बने। अब चेम्बरलिन ने इन सब की व्याख्या दे दी। अब यदि इनका मूल्यांकन किया जाए, सबसे पहले इनसे पूछा गया कि चलो ठीक है, आप सही कह रहे हो सब कुछ, ये साथी तारा कहाँ है? क्या अब ये सूर्य के पास नहीं आता? क्या अभी भी इस साथी तारे के कारण वही प्रक्रिया दोबारा क्यों नहीं हो रही है? तो जब ये पूछा गया तो चेम्बरलिन इसका जवाब नहीं दे पाए। तो पहला तो मूल्यांकन यही है कि साथी तारा कहाँ है। दूसरी बात, साथी तारा जब इसके पास से होकर जा रहा था तो क्यों ही 9 ग्रह बने? अब देखो, मैं बार बार 9 ग्रह कह रहा हूँ। 9 ग्रह कहने का कारण यह है कि उस टाइम जब ये परिभाषा दी गई थी तो 9 ग्रह थे। 2006 में हमारे ग्रह को निकाल दिया गया है। कौन सा ग्रह है? यम, प्लूटो। तो हम फिर भी 9 ग्रह ही कहेंगे अभी, क्योंकि 1905 की बात है मूल्यांकन। तो उससे पूछा गया कि 9 ग्रह ही क्यों? और दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कही थी कि जब ये ग्रहाणु ठंडे हुए, ग्रह ठंडे हुए, तो ग्रह ठोस अवस्था में बने, ठोस अवस्था में। परंतु यदि हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी शुरू में, या कोई भी ग्रह शुरू में द्रव अवस्था में था। तो ये इनका भी जवाब नहीं दे पाए। तो चेम्बरलिन भी
इस परिभाषा में नहीं बैठ पाए सही। नेक्स्ट परिभाषा देते हैं जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत। ये 1919 ईस्वी में, देखो 1919 हमारे भारत में इतिहास में बहुत बढ़िया यहाँ कुछ हुआ था, चलो उसकी बात बाद में करेंगे। 1919 ईस्वी में जेम्स जीन्स का ज्वारीय सिद्धांत दिया गया और ये एक अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ ने दिया है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सेम यही कहा, बस थोड़ा सा अलग कहा। इन्होंने कहा कि एक सूर्य था जो अभी भी है और इनका एक साथी तारा था जो उनसे बड़े आकार का था, साथी तारा था। ठीक, साथी तारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। सेम जब ये परिक्रमा कर रहा था तो सूर्य के जब पास से होकर गया, जब ये सूर्य के पास से होकर गया तो क्या हुआ कि जब ये सूर्य के पास से होकर जाएगा तो ज्वारीय सिद्धांत के द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा टूटकर इसकी मतलब साथी तारे की तरफ चला, क्योंकि साथी तारे का आकार ज़्यादा बड़ा था, आकर्षण पावर ज़्यादा होगी, तो सूर्य के अंदर से एक भाग निकला बाहर और साथी तारे की तरफ जाने की कोशिश की। हुआ क्या कि ऐसे हो गया कि ये जैसे मान लिया ये सूर्य है, सूर्य के अंदर से ये साथी तारे में जाने की कोशिश कर रहा है कुछ भाग थोड़ा सा, ठीक है, और ये साथी तारा है। ऐसे ही बार बार होता गया कि तो क्या हुआ, जो सूर्य का हिस्सा था, सूर्य का हिस्से में से कुछ हिस्सा बाहर निकल गया ऐसे, ठीक है, और साथी तारा कहीं और चले गया। ये कहते हैं जेम्स जीन, सूर्य के अंदर से कुछ। और ये ध्यान रखना, ये जो हिस्सा था वो इस प्रकार निकला कि इधर से भी ये खिंचाव कर रहा है और इधर से ये साथी तारा खिंचाव कर रहा है। और यही ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि इन्होंने देखा कि बुध जो ग्रह है वो छोटा है, बुध के बाद शुक्र थोड़ा बड़ा ग्रह है, पृथ्वी थोड़ा उससे बड़ा ग्रह है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यदि हम देखेंगे तो ऐसे बन रहा है, देखो ये देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ऐसे बन रहा है। तो ये सही भी कह रहा है, परंतु यहाँ एक बात में गड़बड़ हो गई, ये मंगल ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यदि मंगल थोड़ा सा इससे बड़े आकार का होता और फिर छोटे छोटे आकार के होते चले जाते और इधर का भी, तो जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत बिल्कुल सही बैठता। तो जेम्स जीन्स ने जो सिद्धांत दिया वो इस आधार पे देने की कोशिश की कि उसमें से एक टुकड़ा निकला और वो इस प्रकार निकला, फिलामेंट की तरह बन गया। जो टुकड़ा है उसको उसने फिलामेंट कहा और फिलामेंट की तरह बन गया और उसके कुछ हिस्से टूट टूट कर क्या बने, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। परंतु इसमें जो मंगल ग्रह है उसका आकार इससे मेल नहीं खाता है। तो जेम्स जीन्स का जो ज्वारीय सिद्धांत था ये था। तो इस प्रकार कुछ सिद्धांत थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, एक तारा सिद्धांत और द्वैतारा सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। तो इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो आप इन्हें अच्छी तरह पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।